अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का मामला बड़ी अदालत पहुंच चुका है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल इस केस की समाअत करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अब रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, और कल अब देखना यह है कि क्या फैसला सामने आता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही रुजू किया तो अब उनकी जो दरख्वास्त है वो एतराज़ात दूर होने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, कल इस केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की जो अपील है, दरख्वास्त है, उसको सुना जाएगा कल सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में था और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, बल्ले का निशान वापस मिल गया था। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया था और साथ ही साथ ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन इसको इस वेबसाइट पर इस फैसले को नशर करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस फैसले को ना तो पोस्ट किया गया, बल्कि अब पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने अब रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से। कल इस केस की समाअत होने जा रही है। और पीटीआई की टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर खान का आज रात तक टिकट्स की तकसीम का ऐलान, जबकि अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, पहले ही देर हो चुकी है, जल्द से जल्द बल्ला अलॉट किया जाए। हमारे टिकटों से रिलेटेड मुशावरत कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला आज शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले इसी दौरान इंशाअल्लाह ताला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलाट किया जाए और हमारा सिंबल से जो रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए। हम दरख्वास्त दे चुके हैं, वो सर्टिफाइड कापी जमा करा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया, वो पब्लिश नहीं हुआ है। मेरी इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इस्तदा है कि बराए मेहरबानी, बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, आज उसको हर सूरत करे ताकि कल और परसों हमारे जितने भी टिकट होल्डर्स हैं वो अपने टिकट मुतालिक आरओ को जमा कराए और उनको कोई दिक्कत ना हो। सियासी जमातें अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, कोई जेल से बचना चाहता है, कोई बाहर आने के लिए लड़ रहा है। तांगी अवाला में जलसा आम से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब के सियासतदान जब बीमार हों तो इलाज लंदन जाकर करवाते हैं। अवाम मेरी हुकूमत बनाएं तो उनको इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सूबे और मुल्क पर अशराफिया की जमातें मुसल्लत की गईं, ये गरीब और किसान दुश्मन हैं। सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। अशराफिया की सियासी जमातें आप पे मुसल्लत किया, इस सूबा पे मुसल्लत किया, इस मुल्क पे मुसल्लत किया। ये गरीब दुश्मन जमातें हैं, ये किसान दुश्मन जमातें हैं, ये मजदूर दुश्मन जमातें हैं, और जब भी मैं आते हैं तो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी करना मुल्क दुश्मनी होगी, इलेक्शन ना हुए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है, लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि एमकेएम की पॉलिसी है कि जो हुकूमत आएगी वो उसके साथ हो जाएंगे। इलेक्शन होने चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं किया जाए, मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं की जाए। सबको पता है कि सर्दियों में भी इलेक्शन हुई है, गर्मियों में भी इलेक्शन में हुई है, रमजान में भी इलेक्शन हुई है। एमकेएम 8 साल से 8 इलेक्शन हुकूमत में रही है। उनकी सोच यही है कि जो हुकूमत आएगी हम उनसे बन जाएंगे और फिर हुकूमत पे आ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको हम सरप्राइज देंगे। मैं हर वक्त ये कहता हूँ, पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी होगी। सियासत आजकल हमारा कौमी मशगला बन गया है। कोई कहता है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, कोई कहता है कि तनख्वाह डबल ट्रिपल कर दूंगा। चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं है।
निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू, मज़ीद कहा सिक्योरिटी मसाइल का इदराक है। सियासत जो कि हमारा कौमी मशगला बन गया है, क्योंकि तफरीह के बाकी ज़राए जो है वो शायद अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। मंशूर तो मैनिफेस्टोज जो हैं वो तो आ जाते हैं, शायद 3-4 जमातों के आ भी गए हैं, लेकिन वो कितने हकीकत पसंदाना है इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि जी मैं 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दूंगा, मैं जो है वो तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी तक फ्री कर दूंगा, मैं जो है वो तनख्वाहें कोई कहेगा कि मैं डबल कर दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं ट्रिपल कर दूंगा। टॉक इज चीप। ये जो चीप टॉक है वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। वाहिद आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने शेड्यूल भी देना है, तारीख भी देनी है। उसमें अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है, किसी और इदारे के पास ये अख्तियार नहीं है। तो इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन की जो तमाम ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, सिक्योरिटी की हों, इंतज़ामी हों, वो हम पूरी करने के लिए पाबंद हैं और हम अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हवालगी से मुतालिक खबरें गलत करार। डिस्कोस के इंतज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। वजारत तवानाई का ऐसा बताना है, डिस्कोस का इंतज़ाम किसी दूसरे इदारे के हवाले नहीं किया जा रहा। डिस्कोस को किसी भी इदारे के हवाले करने का कोई मंसूबा नहीं है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ने। मज़ीद अपडेट्स उनसे लेंगे। जी सलमान अवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीडिया पर, बिल्कुल सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो क़यास आराइयाँ या खबरें सामने आ रही थी उनको वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उन्हें झूठ और बेबुनियाद करार दिया और वाज़ेह किया है कि डिस्कोस को, यानी कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं, उनको फौज के हवाले करने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद है और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने आज वाज़ेह किया है कि ना तो डिस्कोस के इंतजाम में कोई तब्दीली की जा रही है और ना ही उन्हें किसी दूसरे इदारे के हवाले किया जा रहा है। और बिलखुसूस किसी रियासती इदारे की हम बात करें तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर या मीडिया के ऊपर पाक फौज का नाम लिया जा रहा था कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज को भी पाक फौज के हवाले किया जा रहा है। तो इस हवाले से वजारत तवानाई ने मुकम्मल तौर पर इत्तलात, खबरें झूठ करार देती हैं, उन्हें मुस्तरद करती है और वाज़ेह किया कि किसी किस्म की कोई इंतजामी तब्दीली की जा रही है और ना ही डिस्कोस को किसी के हवाले किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीजन का कहना है कि डिस्कोस को किसी इदारे के हवाले नहीं किया जा रहा। सलमान अवान हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर इत्तलात की सियासी बयानबाजी का नोटिस ले। बयान में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मंशूर से तकलीफ मुखालिफिन को हो रही है, लेकिन इजहार निगरान का रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी निगरान वज़ीर इत्तलात हैं या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात? उनका कहना था कि बिलावल गरीबों की बात करते हैं तो मरात याफ्ता अनासिर को तकलीफ होती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर। सुप्रीम कोर्ट ने ज़फ़र अली शाह की दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफ़सार किया, क्या आप इंतखाबात नहीं चाहते? रिमार्क्स दिए, 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी, कैसे आपकी दरख्वास्त सुने? इलेक्शन से मुतालिक तमाम मुकदमा तरजीही बुनियादों पर सुन रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हमारे सामने किसी के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त ही नहीं तो कैसे हुक्म दे दें। लाहौर हाई कोर्ट ने अयाज अमीर को NA 58 चकवाल से इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग अफसर ने कानून के मुनाफी कागजात मुस्तरद किए। मुल्क में आम इंतखाबात, PTI रहनुमाओं की कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त। अयाज अमीर को NA 58 चकवाल से इंतखाबात लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर अदालत ने रिटर्निंग अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की थी। सनम जावेद की दरखास्त पर भी अदालत ने जवाब तलब कर लिया। सनम जावेद ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। रिटर्निंग अफसर और ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत फैसला कल अदम करार दी। 9 मई के वाक़यात, बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसरान ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। सानहा 9 मई
बानी पीटीआई के खिलाफ 12 केसेस, अडियाला जेल में केसेस की समाअत, पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। रावलपिंडी की एटीसी के जज मलिक एजाज ने केस की समाअत की। सरबरा पीटीआई की तरफ से वकील मलिक फैसल और शहबाज खोसा पेश हुए। तफ्तीशी अफसरान ने बानी चेयरमैन के 30 दिन जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एटीसी ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2 रोज पहले जेल में ही गिरफ्तारी के बाद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड इसी अदालत ने दिया था। आज 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर सरबरा पीटीआई को जेल में ही कायम अदालत में पेश किया गया था। और अभी आपको बताएं कि जस्टिस एजाजुल हसन मुस्ताफी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं अभी। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस एजाजुल हसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। तैयब बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तैयब बलोच, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स आपके पास? ज़राए के मुताज़रा ने कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन ने जो है अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने सदर मुमलकत को जो है वो भिजवा दिया है। कुछ रोज कबल जो है उन्होंने अपने करीबी साथियों से जो है वो सलाह मशवरा किया और सलाह मशवरा करने के बाद जस्टिस एजाजुल हसन इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपना काम जो है वो जारी नहीं रख सकते। तो इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सदर मुमलकत को जो है भिजवा दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन चीफ जस्टिस काजी फैज के बाद जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना था, ताहम अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी इस्तीफे की जो वजूहात हैं वो तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर भी जो है वो संगीन नोयत के जो है वो इल्जामात थे। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को भी उन्होंने बचाने के लिए भरपूर कोशिश की और शायद अपने ज़ाब्ते अखलाक की भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। तो इसी वजह से उन्होंने बेहतर यही समझा कि अब वो जो है अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाए, क्योंकि आज भी जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हो रहा था तो उसमें जस्टिस एजाजुल हसन ने बतौर मेंबर जुडिशियल काउंसिल जो है वो उसमें शिरकत नहीं की, बल्कि शरीक होने से भी माजरत कर ली। ताहम जो है वो अब जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने भी जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा जो है सदर मुमलकत को बाज़ाब्ता तौर पर भिजवा भी दिया है। उसकी वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह भी यही है कि जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस एजाजुल हसन, लेकिन वजह तो कुछ ना कुछ तो उसमें जो इस्तीफा लिखा गया है उसमें एग्जैक्टली कोई वजह लिखी गई है या सिर्फ एक रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दिए गए फिलहाल? कि अभी जो इस्तीफे का कंटेंट है वो तो हमारे सामने नहीं आया कि उन्होंने जो इस्तीफा सरेंडर किया है जो भिजवाया है सदर मुमलकत को, उसमें उन्होंने एग्जैक्ट वर्डिंग क्या लिखी है। ताहम ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वजूहात जो है उस जज साहब की जानिब से या जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से वजूहात, किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इस्तीफा दिया गया है वो तो जब उनका इस्तीफा सामने आएगा, मंजर आम पे आएगा, तब ही पता चल सकेगा। लेकिन जो ज़राए का कहना है, ज़राए का यही कहना है कि जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर भी जो है वो काफी संगीन नोयत के भी इल्जामात थे। ताहम उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई के लिए तो बाज़ाब्ता तौर पर किसी ने जो है वो रुजू नहीं किया था, लेकिन जस्टिस शायद और इन इल्जामात की नोयत ऐसी थी जो मज़ाहिर नकवी साहब पे थी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के? जी, क्योंकि ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ज़राए भी ये कह रही हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो कारोबार में उनकी पार्टनरशिप भी थी और भी बहुत सारे मामलात जो है उनके इकट्ठे थे। तो इसी वजह से जस्टिस एजाजुल हसन ने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो दूसरा शुकाज नोटिस था उसके ऊपर भी जस्टिस एजाजुल हसन ने एतराज उठाया, लेकिन जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनके एतराजात को जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इस वक्त कार्रवाई चल रही है, ये कहा जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल हसन की एक सपोर्ट उनको हासिल थी, लेकिन अब अचानक से जो इस्तीफा आया है इसकी अभी तक कोई वजह तो मालूम नहीं हो सकी। साथ ही रहिए तैयब बलोच, एडवोकेट राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे टाइम में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, ऐसे में 2 सीनियर जजेस का इस्तीफाना, खास तौर पर जस्टिस एजाजुल हसन जिनका अगला नंबर बनता है चीफ जस्टिस का, इस्तीफाना, ये सर क्या देख रहे हैं, हो क्या रहा है बेसिकली? मैं समझता हूं जी कि इस्तीफा तो चलें जज का हक है, उसका राइट है कि किसी वक्त भी वो अपनी
किसी वजह से भी मुस्तफ़ी हो सकता है, पर्सनल वजूह की बुनियाद पे, ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे वो रिज़ाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे होता ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके लिए जो बड़ी तशवीश की बाइस बात है वो ये कि जिस जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है वो समझ लेते हैं ज़रा जजेस हैं, उससे पहले वो वकालत में रहे और बैसियत जज उन्होंने हज़ारों केसेस की समाअत की होती है। वो समझते हैं कि इस केस में कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया, तो फिर वो जब कोजेंट कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस मौजूद होती है तो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करके घर चले जाते हैं, इल्जामात से भी बरी और पेंशन बेनिफिट्स भी उन्हें मिलते हैं। इसका तदारुक होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एक अरसे से वो बिल्कुल सियासी जज बने हुए थे, इसमें कोई शक नहीं कि कॉम्पिटेंट जज थे। मैं बिल्कुल इसे एंडोर्स करता हूँ, एडमिट करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी 184(3) के तहत बिलखसूस उन्होंने जजमेंट्स दी, उससे सियासी मुखासमत की या सियासी तरफदारी सर, की ये तो वो माजरत के साथ हर जो भी जज किसी भी ओहदे पे हो, वो चाहे सीनियर तरीन जज हो या चीफ जस्टिस हो, उनको मुतनाज़ कर दिया जाता है सियासी जमातों की जानिब से। अगर उनके हक में फैसला नहीं आता तो वो कह दिया जाता है कि ये फेवरेटिज्म हो रही है, ये किसी फेवर में है, बाइस्ड है। ये तो हम अभी जो हमारे हालिया चीफ जस्टिस है उनसे मुतालिक भी इस तरह की बातें सुन रहे हैं। लेकिन इनका क्या इस्तीफा इस वक्त में आना आपने समझते कि ये बहुत ही एक क्रूशल टाइमिंग थी जब मुल्क में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवाना चाह रही थी कि इंतखाबात हो? इंतखाबात के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबात तो कराने इलेक्शन कमीशन ने। इंतखाबात से मैं समझता हूँ कि ये इसे रिलेट नहीं किया जा सकता। जो जज साहब हैं इनके खिलाफ यकीनन जो कल मुस्तफ़ी हुए रेफरेंस था और इन जज साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस मौजूद था। तो अब मैं समझता हूँ कि उसी वक्त इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था कि जब इन्होंने पानामा केस में जो उससे फिर अकामा निकला और फिर रेफरेंस फाइल करवाया गया बिफोर दी जज ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, तो उस को ये मॉनिटर कर रहे थे उस सारी प्रोसीडिंग को डे टू डे बेसिस पे। तो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई काम नहीं बनता कि सेशन जज को जाके मॉनिटर करे। अगर वो उससे मॉनिटर करेंगे तो फिर वो अपनी आजादाना मर्जी से फैसला नहीं दे सकेगा। तो फिर आपको पता है कि उस मॉनिटरिंग के नतीजे में ठीक है राजा खालिद साहब, आप साथ रहिएगा। अशतर असाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, उनसे बात करते हैं। अशतर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे पहले हमने देखा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा सामने आया और अब जो सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अगले, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनका ये इस्तीफा एक ऐसे वक्त में आना, किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? मैं काफ़ी हैरान हूँ इस बात पे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वजूहात जरूर दी होंगी जिसके बिना पे वो मुस्ताफी हो गए हैं, लेकिन आपने देखा कि कुछ इख्तिलाफात जो चल रहे थे काफी डीप रूटेड हो गए हुए थे, और जिस तरीके से उनकी जो चिट्ठियां थी टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इख्तिलाफात थे कोर्ट की वर्किंग के साथ, और उनको बेंचेस में भी जो है वो नहीं शामिल किया गया था। हो सकता है कि उनकी अपनी उसमें मर्जी हो, लेकिन इससे एक एहसास होता है कि कोर्ट के अंदर जो शिकस्त तो रेख्त हो गई है, उससे इस इदारे को बहुत नुकसान हुआ है। सर, एक और ये इससे पहले एक बहस भी निकली थी लाइक माइंडेड जजेस के हवाले से, और उससे पहले जब हमें याद है कि उमर अता बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस में भी तकसीम है, अदलिया में तकसीम है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि वो कुछ सिचुएशन अब सामने आ रही है, उस तासुर को तकवीयत मिल रही है? जी, वो तासुर जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था और उसमें हमें नज़र भी आ रहा था कि कुछ जो है वो जिसको आपने लाइक माइंडेड का अलकाब में उसको लक़ब दिया, वो चल रहा था, और कोर्ट की वर्किंग में जो सिलसिले चल रहे थे, जजमेंट्स जिस तरीके से आ रही थी और
जिस तरीके से टिल्ट नजर आता था, और ये शायद उसी का ही है, और लाजमी तौर पे ये उसका एक कल्मिनेशन है। अनफॉर्चुनेट है, बट अब ये है। और एक बात बताऊं कि जब कोई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का होल्डर होता है, वो जब रिजाइन करता है तो अपना वो रेजिग्नेशन वापस नहीं ले सकता। और दूसरी बात ये है कि ये इस्तीफा जो है ये मशरूत भी नहीं होता कि इसको आप कोई इसको कहे कि हम इस्तीफे को नहीं मानते। इस्तीफा देके आप अपना जो है ओहदा उससे खत्म हो जाता है, और सदर मुमलिकत को कोई इख्तियार नहीं है ये कहने का कि वो इस्तीफा जो है मंजूर नहीं करें। अच्छा, जब भी इस्तीफा आता है अख्तर साहब, ये इसमें हमारी रहनुमाई फरमाइएगा, तो इस पर कानून क्या कहते हैं? उसके बाद जो जज होते हैं उन पर क्या जो कार्रवाई चल रही होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको कंटिन्यू किया जाता है या नहीं किया जाता? क्योंकि आज इस पर बात भी हुई, बहस भी हुई जब इजलास हुआ, और साबिक जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कहा कि इस्तीफे के बाद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मज़ाहिर नकवी साहब का जो केस था उससे मुतालिक, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा तो बिल्कुल आखिरी मरहले पर आया है, तो इस पर कानून बिल्कुल ऐसा ही है। यूँ है कि सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है क्या। जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा है, आईनी इदारा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस जो हैं सीनियर मोस्ट, वो बैठते हैं और वो डिलिब्रेशन करते हैं, और वो उसका जो उनका जो है ज़ाब्ता इखलाक और ये सब चीज़ें, और किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसको देखते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, या तो कोई इंफॉर्मेशन आए उनके पास, कोई सदर मुमलिकत को रेफरेंस भेजे उसकी बुनियाद के ऊपर, और जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वो जो है इन्वेस्टिगेशन होती है बंद कमरों में, और उसके अंदर सीक्रेसी मोरिज़ खातिर रखी जाती है। अटॉर्नी जनरल जो है वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कार्रवाई को आगे चलाना होता है। वो प्रोसिक्यूटर नहीं होते, वो कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग्स को, और ये प्रोसीडिंग्स होती हैं हाजिर सर्विस के खिलाफ। अगर कोई रिटायर हो जाए जी, तो वो फिर प्रोसीडिंग जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो फिर वो रिकमेंडेशन करते हैं सदर मुमलिकत को कि फलां जज साहब के खिलाफ आपने जो हमें रेफरेंस भेजा था या जो हमारे पास मामला था उसकी इंक्वायरी के बाद हम समझते हैं कि वो उस ओहदे पे रहने के काबिल नहीं रहे, तो वो सिर्फ हाजिर सर्विस जज ही के लिए हो सकता है। अच्छा अशरफ साहब, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इन हालात में उनका इस तरह से इस्तीफा सामने आना अदलिया पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? जी, मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक धचका है, ये अनप्रेसिडेंटेड बातें हैं, पहले इस तरीके से नहीं आए थे। हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफे ज़रूर आपने देखे जब उनके खिलाफ हो रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई, लेकिन ये एक के बाद दूसरा जो इस्तीफा है, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में खला पैदा हो गया है, 2 आसामियाँ खाली हो गई हैं, और पहले भी शायद एक आसामी पे अभी काम होना था, उसको फिल करना था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम का बोझ पहले ही ज़्यादा है, और इजाजुल एहसन साहब एक काबिल जज थे जो कि मामले की तह तक बहुत जल्दी पहुंचते थे। उनका बहुत तजुर्बा था एज जज लाहौर हाई कोर्ट, और वकालत में भी उनका बहुत तजुर्बा था, तो कंपनी मैटर्स और टैक्स के मैटर्स को बखूबी समझते थे। सर, एक तासुर ये भी आ रहा है कि जिस तरह से अभी मज़ाहिर अली नकवी साहब का भी केस हमारे सामने मौजूद है, उस हवाले से ये कहा जा रहा था कि उन पर जिस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो बिल्कुल आखिरी मरहला है, जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ने भी कहा, और रेफरेंस पहले था, कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। ये भी कहा जा रहा था कि जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ भी एक रेफरेंस आने जा रहा है, उससे पहले वो मुस्ताफ़ी हो गए, यानी उन्होंने टाइमिंग को देखते हुए। तो सर, इल्ज़ामात बेसिकली आपके नॉलेज में हैं क्या? किस किस्म के इल्ज़ामात थे, किस हवाले से रेफरेंस आ रहा था? देखिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि इल्ज़ामात जो हैं वो इल्ज़ामात ही होते हैं जब तक कि वो साबित ना हो जाए।
اور ان کے متعلق بات کرنا نہایت نامناسب بات. میں تو اس چیز کا بھی قائل ٹھیک کہ جب کسی کے خلاف کوئی کرمنل کیسز بھی چل رہے ہوں تو جب تک کہ اس کے خلاف کنوکشن نہ ہو ان کا تشہیر نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس بارے میں معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جو میرے علم میں اگر کوئی بات ہے وہ شیئر نہیں کر سکوں گا. یہ ایک مناسب بات نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شور آپ انڈرسٹینڈ کریں. جی جی بہت شکریہ. اشتر اوصاف صاحب ماہر قانون سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے، اس معاملے پر بات کر رہے تھے. جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے، اور یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اسی سال چیف جسٹس بننا تھا، لیکن اب وہ چونکہ مستعفی ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو اس حوالے سے بھجوا دیا ہے. اس سے پہلے ہم نے کل دیکھا کہ ایک اور سینئر جج کا استعفیٰ سامنے آیا، جسٹس مظاہر علی نقوی، ان کا استعفیٰ سامنے آیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف ایک کارروائی جاری ہے. اور اس حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی ایک اجلاس میں انوائٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا. آج ان کا استعفیٰ بھی سامنے آ چکا ہے. سپریم کورٹ سے ایک اہم استعفیٰ سامنے آیا ہے. سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ان کو چیف جسٹس بننا تھا، لیکن اب ان کا استعفیٰ سامنے آ چکا ہے. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ بڑی اہم اپڈیٹ ہے جو سامنے آئی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کی سینیورٹی میں تیسرے سینئر ترین جج تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن نے 2 روز قبل سابق جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی سے بھی اختلاف کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی. جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کی سینیورٹی میں تیسرے سینئر ترین جج تھے. جسٹس اعجاز الاحسن نے 2 روز قبل سابق جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی سے اختلاف کیا تھا. حافظ احسان احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ماہر قانون ہیں. شکریہ وقت دینے کے لیے. حافظ صاحب، یہ ایک اہم استعفیٰ آج بھی سامنے آیا ہے، اور اس بار جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے اکتوبر میں چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے کہ 2 دن کے اندر 2 پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں. کل جسٹس نقوی نے ریزائن کیا تھا جس کو آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، اور ابھی آج وہ دن جاری تھا کہ ایک دوسرے جو ہمارے جج ہیں سپریم کورٹ کے جن کا سینیورٹی میں نمبر 2 ہے، وہ نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں بلکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے بھی ممبر ہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بھی ممبر ہیں، اور پچھلے 4-4.5 سال سے پاکستان کے ہر امپورٹنٹ جو بینچ رہا ہے ایک امپورٹنٹ ممبرز کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے. اور اب آج ان کا جو ریزگنیشن آنا ہے یہ بڑا ہی ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو 4.5-5 سال سے ایک ڈویژن تھی اس پہ اب ییلڈز ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کس لیول تک ڈفرنس آف اوپینین آیا ہے کہ ججز جو ہیں وہ ریزگنیشنز کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک ایسا جج جو پاکستان کا چیف جسٹس بننے جا رہا ہو اگلے 9 ماہ کے بعد یہ اکتوبر 2 اندر انہوں نے جانا ہے. اور دوسرا انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے جو کل انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کے ڈیفر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا اور میں یہ استحقاق رکھتا ہوں. اور انہوں نے جو جسٹس نقوی کے متعلق ایلیگیشن سے انہوں نے رد کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ بڑی ایکسیپشنل چیز اس کے اندر آئی ہے، اور یہ چیز اس طرح رکے گی نہیں. اس کے بعد بھی اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر آئیں گی، کیونکہ جس سچویشن کے اندر یہ چیزیں جا رہی ہیں وہ نہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے نہ پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے جو ہے وہ اتنی اچھی جا رہی ہیں کہ جس کے اندر یہ ہو کہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز ہو، اس کے دوران ایک جج صاحب جائیں اور صرف ایلیگیشن سے بچنے کے لیے، یا یہ ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ کیا ہو پینشن بینیفٹس مل جائیں. اور اسی طرح اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ تھی جو اس کو ڈراپ کر دی گئی، اور اب اس ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے اگر انہوں نے ریزائن دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر، جو 4.5-5 سال سے ایک بینچ، یہ اسپیشل بینچز کا کانسیپٹ تھا
और उस वक्त जो जस्टिस ईसा के साथ एक ट्रीटमेंट चल रही थी, अब वो जो पाकिस्तान के चीफ, तो उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर जो है इतने सीनियर लेवल का जो जज है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन करने जा रहा है, बावजूद इस चीज के कि वो समझते हो कि मैं इस मुल्क का चीफ जस्टिस भी बनूंगा, और वो चीफ जस्टिस के तौर पे भी उनका तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा टेन्योर था। तो हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे अब कंट्रोल किया जा सकता है? चूँकि इस वक्त हम मुल्क में वैसे भी हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान है, इलेक्शंस ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, फरवरी में जा चुके हैं, और अब 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं उससे मुतालिक भी कई मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। ऐसे में अगर अदलिया एक ऐसी सुप्रीम जो इदारा है वहाँ से इस तरह की खबरें आना डेफिनेटली एक, आप जिस तरह से कह रहे हैं, सेट बैक है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, चीज ये है कि ये सिलसिला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिटिसिज्म तो शुरू से होती आई है और फैसलों पे होनी भी चाहिए, अगर आप समझते हैं कि उन फैसलों के अंदर ऐसी चीजें हैं। लेकिन ये पिछले 7-8 साल से इस मुल्क के अंदर जब हमने अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना शुरू किया, और ये पनामा की जजमेंट से ये काम स्टार्ट, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसके मेंबर थे, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बना, उसके अंदर भी वो उसके मेंबर थे, और उसके बाद जब गाहे बगाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चन जाते गए, तो अनप्रेसिडेंटेड जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर किया बल्कि उसको प्रिंट के अंदर किया, सोशल मीडिया के अंदर किया, और इवन जजेस का जो कॉन्डक्ट था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना है कि आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं कर सकते, उसके मुतालिक भी रेजोल्यूशन जो थी वो पास की गई। तो वो एक सारी चीजें थी जिसके अंदर एक बेंच का भी कॉन्सेप्ट आता था कि हर बेंच जो है वो खास लोगों पे मुश्तमिल होता है, लाइक माइंडेड जजेस वाला एक वो ये भी टर्म, और अगर मुनासिब यही था, और मैं ये समझता हूँ कि इसका क्लाइमेक्स जो था वो साकिब निसार साहब के दौर के स्टार्ट के अंदर हुआ, फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब आए, फिर उसके बाद जो हमारे कराची के चीफ जस्टिस हैं वो गुलजार साहब आए, फिर उसके बाद बंदयाल साहब के दौर के अंदर तो इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया था कि जिसका रिजल्ट ये निकला ये है कि आप ये देखें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लियरली एक डिवीजन की सूरत के अंदर आई, और उस डिवीजन का रिजल्ट ये निकला ये है कि आज 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है हाफिज साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह से बता रहे थे, कौसैन मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इस हवाले से क्या सारी सिचुएशन बनी हुई है। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिनका इस्तीफ़ा सामने आ चुका है। इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनका इस्तीफ़ा सामने आया। किस तरह से देख रहे हैं 2 दिन में ये 2 बड़े इस्तीफ़े? देखिए, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला है वो ये है कि उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। उन्होंने आफियत इसी में समझी कि बजाय इसके कि उन कंप्लेंट्स को फेस करें जिसमें खासा सब्सटेंशियल मटेरियल था, तो ही ऑप्टेड के रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जस्टिस एजाजुल एहसन का ताल्लुक है, उनके बड़े फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स थे, उन्होंने चीफ जस्टिस भी बनना था, और अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ऑब्वियसली इसकी कोई रीजन होगी, और बड़ी कंक्रीट रीजन होगी जो अभी तक क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ सकी। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ डस्ट हटेगी तो पता लगेगा कि क्या एक्चुअल मामला था जिसमें उन्होंने अपना रिजिग्नेशन नोट किया। यानी तस्वीर आप करें कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्लियर होगी। शुक्रिया कौसैन मुफ्ती साहब। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे रिपोर्टर तैयब बलोच ने इस हवाले से हमें आगाह किया, बेहद शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त का इजरा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल मुआहदा मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। IMF का इजलास आज, पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक वाशिंगटन में लगेगी। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की अदायगी की हतमी मंजूरी पर गौर होगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। मुआहिदा गुज़िश्ता साल 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.2 अरब पहले ही हासिल कर चुका है। कर्ज प्रोग्राम के तहत दूसरा जायजा इजलास आइंदा माह फरवरी में शेड्यूल है।
تو آپ کو بتائیں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے سے سستا ہو گیا. دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں, وہاں پر تیزی کا رجحان جاری ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا ہو گیا ہے. پاکستان معاشی بہتری کی ڈگر پر گامزن, کاروبار کا اختتام خوشگوار رہا. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی جاری. انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 13 پیسے سے کم ہو کر 281 روپے 11 پیسے پر بند ہوا. جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا. کاروبار کے اختتام پر 697 پوائنٹس اضافے کے ساتھ KSE 100 انڈیکس 64,617 پوائنٹس پر بند ہوا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے متعلق S&P کی رپورٹ بھی حوصلہ افزا رہی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خطے کی بہترین کارکردگی والی مارکیٹ قرار دے دیا گیا. S&P رپورٹ کے مطابق شرح سود میں متوقع کمی سے مارکیٹ میں خرید و فروخت بڑھ سکتی ہے. ہم کی بات کریں گے. ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی ہے. کراچی میں یخبستہ ہواؤں کو ٹاپ گیئر لگ گیا. شہر رواں سال کی سرترین رات میں ٹھٹر گیا. گلستان جوہر اور جناح ٹرمینل پر پارا 8 ڈگری تک گر گیا. دیگر علاقوں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. بالائی علاقوں میں خشک سردی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. ملک کا موسم ٹھنڈا ٹھار. کراچی سے خیبر تک سرد ہواؤں کی یلغار. شہر قائد میں سردی ٹاپ گیئر پر. شہر رواں سال کی سرد ترین رات میں ٹھٹر گیا. گلستان جوہر اور جناح ٹرمینل پر پارا 8 ڈگری تک گر گیا. دیگر علاقوں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی لہ -11 کے ساتھ سرد ترین مقام رہا. اسکردو -9. کالام میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ میں -3 اور قلات میں -6 نے شہریوں کے دانت بجا دیے. پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں بھی شہریوں کے لیے بستروں سے نکلنا مشکل ہو گیا. محکمہ موسمیات نے سردی میں اضافہ اور دورانیہ بڑھنے کی خبر دے دی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.